जय हिंद दोस्तों, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले अध्याय में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। भारत के प्रमुख राज्य एवं उनकी राजधानियां, हिमालय पर्वत की श्रेणियां, पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानियों के बारे में, भारत को भौतिक प्रदेशों में बांट दिया। आज दोस्तों हमारा यहाँ पर ये लास्ट डे है, इसके बाद हम अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। तो आपके लिए आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसके बारे में जीवन असंभव है सर। आज हम बात करेंगे जल पर, और जल के बिना जीवन असंभव है सर। रहीमदास ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। आहा हा, पानी की तुलना ने रहीमदास ने कितनी अच्छे ढंग से की है। पानी की तुलना चमक से, आहा पानी से। तो आज हम जल के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जल यानी कि हमारे भारत में कितना जल है, विश्व में कितने प्रतिशत जल है, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की प्रमुख नदियां। इसके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों जब हमारा ये क्या था, पेंजिया था दोस्तों। ये पेंजिया जब इसके टुकड़े हुए थे पेंजिया के, तो ये दो भागों में जब डिवाइड हो गया था, तो इसमें जल और स्थल दोनों अलग अलग डिवाइड हो गए थे। जल तो बन गया था जल तो कितने महासागरों में विभक्त हो गया, 5 महासागरों में। और जो स्थल वाला भाग था वो 7 महाद्वीपों में विभक्त हो गया। अब महासागरों वाला जो भाग था, ये जो भाग था ये 5 महासागरों में बट गया, और जो स्थल वाला भाग था जिसको हम पेंजिया कहते थे वो 7 महाद्वीपों में बट गया। अब आप बोलोगे सर महासागर किसे कहते हैं? जल के विशाल भंडार को महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जल के विशाल भंडार को ही महासागर कहते हैं। अब तो स्थल किसे कहते हैं? समुद्र के तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल कहलाता है सर। समुद्र के तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल कहलाता है। अब इस संपूर्ण पृथ्वी जब अलग हुई थी तो इसमें सर 71%, 71% सर जल था। जब पृथ्वी अलग हुई थी, टुकड़े हुए थे, तो कितने प्रतिशत जल था सर? 71% तो क्या था? जल था। और जो हमारा स्थल वाला भाग था सर वो 29% था सर। 29% पर क्या स्थित था? स्थल। 71 पर क्या था? जल। इसी प्रकार इस जल का और स्थल का क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब ये जो 29% स्थल था सर ये 7 महाद्वीपों में बट गया, और जो 71% जल था ये सर 5 महासागरों में विभक्त हो गया। अब आप सोचोगे सर कि इतना जल होने के बावजूद भी हमें जल की कमी क्यों रहती है? क्योंकि सर ये जो 71% जल है, इस 71% जल का 97% जल खारा जल है सर। 71% जल का 97% जल क्या है सर? खारा जल है, यानी कि महासागरों में पाया जाता है। कहां पाया जा रहा है सर? महासागरों में, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इस जल को हम उपयोग में बहुत कम यहां पर लेते ही नहीं हैं। तो पीने योग्य जल कितना हो गया सर? जो पीने वाला जल है वो 3% जल है सर संपूर्ण पृथ्वी पर। किस पर सर? संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 3% जल है सर। अब इस 3% जल में से भी जो ये पीने वाला जल है, इसमें से भी सर
4% जल उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और ग्लेशियर हिमसागरों पर स्थित है, जिसका हम उपयोग बहुत कम ले पाते हैं, ले ही नहीं पाते हैं। ये जमा हुआ है सर। कितने प्रतिशत जल जमा हुआ है? 2.4% जल जमा हुआ है। अब कितने प्रतिशत जल रह गया सर? 0.6% जल। कितने प्रतिशत सर? 0.6% जल है जिसका हम उपयोग करते हैं, जो नदी नालों के माध्यम से हमें उसकी उपलब्धि होती है, या नदी नालों में ये जल पाया जाता है। और जो 2.4% जल है वो जमीन के अंदर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और हिमसागरों पर स्थित है। तो जो पीने वाला जल है सर, 0.6% जो जल है, मात्र उसी जल का हम उपयोग पीने के लिए करते हैं। अब इस 0.6% में से भी ऐसे कुछ जल ऐसा है जिसका हम उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। तो 0.3% जल है जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लेते हैं। और वर्तमान में ये जल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। इस जल के स्तर के घटने का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। क्या है सर? जनसंख्या वृद्धि। जल का घटने का प्रमुख कारण क्या हो गया सर? जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या की वृद्धि होगी तो आवश्यकताओं की चीजों की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, जरूरत की चीजों की। और ये जो जनसंख्या वृद्धि है, इस पे अगर रोक नहीं लगाई तो हमारा हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। और जो भारत की जो कृषि है वो दिनों दिन कृषि करने वाली भूमि है वो घटती जा रही है। किस कारण से? इस जनसंख्या वृद्धि के कारण से। जन यानी लोग, संख्या यानी लोगों की संख्या में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। और प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे भारत में जनगणना की जाती है। क्या की जाती है सर? जनगणना। तो जल की कमी का प्रमुख कारण क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण के कारण अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो लोग हरे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि की कारण ही हमारा सबसे बड़ा कारण हो जाता है जल की कमी। और जल के बिना जीवन असंभव है सर। जल है तो जीवन है। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। भारत का नदी तंत्र, रिवर सिस्टम, भारत के रिवर सिस्टम के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। रोज हमारी कंटिन्यू क्लास लोगे तो यकीनन आप बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, चीजों को आप समझोगे। अब देखो सर, पहले मैं बात बता देता हूं कि जो हमारा ये संपूर्ण भारत है, इसकी खोज वास्को डी गामा ने की। किसने की थी सर? वास्को डी गामा। और कब की थी सर? 1498 ईस्वी में। कब की थी सर? 1498 ईस्वी में। ये वास्को डी गामा क्या था सर? कालीकट पहुंचा हमारे भारत में। कहां पर पहुंचा? कालीकट सबसे पहले। उस कालीकट नामक स्थान पर आया और उसने भारत को देखा और इसीलिए भारत की क्या हो गई? खोज। अब बात इससे पहले अमेरिका की है सर। अमेरिका की खोज की है सर कोलंबस ने। किसने की थी सर? कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी सर 1492 ईस्वी में। कब कर दी थी सर? 1492 ईस्वी में। यानी कि अमेरिका की खोज पहले हो गई थी और भारत की खोज बाद में हुई थी। अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है सर,
अमेरिका जो नाटो देशों के साथ है, और एक तरफ रसिया जो यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहता है, इन दोनों देशों के महायुद्ध में हमारा हिंदुस्तान एक धर्म संकट के रूप में है सर। अगर वो अमेरिका का साथ दे तो अमेरिका नया नया दोस्त बना है, अगर वो रूस का साथ दे तो रूस भारत की आर्थिक दृष्टि से और डिफेंस सिस्टम की दृष्टि से या सिक्योरिटी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश है, जो कि प्राचीन काल से ही हमारे भारत का मित्र रहा है। अब हिंदुस्तान बड़े दुविधा में है कि अमेरिका का साथ दे या फिर रूस का साथ दे। अभी हाल ही में बैठक हुई है, उसमें हिंदुस्तान ने कहा है कि कूटनीति के माध्यम से इस समस्या के हल को निकाला जाए, और ये भारत की सबसे अच्छी सोच है जिसका दोनों ही देशों ने सराहना की है। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियां, हम भारत की प्रमुख नदियों को डिवाइड कर देते हैं सर। क्या कर देते हैं? हम डिवाइडेशन कर देते हैं। रिवर सिस्टम, अपवाय तंत्र, ड्रेनेज लाइन, नदी प्रवाह प्रणाली, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। भारत की प्रमुख नदियों को हम दो भागों में बांट देते हैं सर। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। एक भाग किसको हम बांट दिया? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा है सर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब आपको सर मैं बता देता हूं, ये देखो, अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनमें प्रमुख नदी है सिंधु नदी। क्या है सर? सिंधु नदी। उसके बाद आ जाता है सिंधु नदी के बाद सतलज नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं, और अरब सागर में जो नदियों का पानी आता है वो 23% पानी अरब सागर में गिरता है नदियों के माध्यम से। कितने प्रति? 23% जल नदियों के माध्यम से अरब सागर में गिरता है। अरब सागर में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो ये गुजरात है इस जगह वाले क्षेत्र को खंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऊपर है कच्छ का रण। कच्छ का रण जहां पर सीआरपीएफ, एक बता देता हूं मैं आपको, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है सर, जिसकी शौर्य की गाथाएं पूरा हिंदुस्तान गाता है। कई ऐसी घटनाएं हुई। इस सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से पहले इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। पहले क्या था सर कि अंग्रेजों के रक्षा के लिए, अंग्रेजों की सेवा के लिए इस फोर्स को रखा गया। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम चेंज करके और इसका नाम क्या रख दिया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसको आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी जगह, मंदिर, तुम्हारा इलेक्शन, कोई भी ड्यूटी हो दुनिया की हिंदुस्तान में, उन सभी ड्यूटियों को करने वाली ये सीआरपीएफ की फोर्स, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फोर्स है पैरामिलिट्री में। इसका इतिहास, रन ऑफ कच्छ आया था, अभी मैंने आपको बताया गुजरात में। जो ये रन ऑफ कच्छ है सर, इसमें एक सीआरपीएफ की मात्र एक कंपनी थी सर उस समय रन ऑफ कच्छ में। 9 अप्रैल की बात है सर, 9 अप्रैल 1965 के दिन रन ऑफ कच्छ में
सीआरपीएफ की एक कंपनी और पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड, 1000 सैनिक पाकिस्तान के और सीआरपीएफ के मात्र 30 या 35 सैनिक, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को 24 घंटे उनके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए। उन शहीद जवानों के ऊपर ही शौर्य दिवस मनाया जाता है सर। क्या मनाया जाता है? शौर्य दिवस पूरे हिंदुस्तान में। तो शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। किस घटना के कारण? सीआरपीएफ के 10 जवान रन ऑफ कच्छ, यानी कि यहां पर कौन सा पोस्ट था सर? सरदार पोस्ट। और माना जाता है सर कि आज भी सैनिक जो शहीद हुआ, अगर यहां कोई ड्यूटी देता है तो आज भी उसके गाल पर तमाचा पड़ता है अगर वो सो जाता है तो, क्योंकि वो मरने के बाद भी ड्यूटी देता है। ये ऐसा माना जा रहा है। वो हकीकत है सर, आज भी हम उसको छुट्टियां देते हैं, आज भी वो छुट्टी जाता है जवान। उसके सामान को लेकर लोग उसके घर तक पहुंचाते हैं और वापस छुट्टी खत्म होने के बाद उसको लेकर आते हैं। यह है उस जवान की देशभक्ति। अरे आप क्या देशभक्ति करोगे? आप तो ये चरस बना रहे हो, गांजा बना रहे हो और बन गए हीरो। उसे बोलते देशभक्ति। स्ट्रगल, जिंदगी में अगर संघर्ष को आपने मौज बना लिया तो आपकी जिंदगी सफल है सर। संघर्ष को मौज में तब्दील कर दो, जीवन सरल हो जाएगा। अगर संघर्षों में आप फंस गए तो आगे जिंदगी जीना असंभव है। तो ये रन ऑफ कच्छ, जहां पर 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी सी कंपनी ने पूरे पाकिस्तान की ब्रिगेड को खदेड़ दिया, तो उसमें हमारे सीआरपीएफ के कुछ जवान शहीद हो गए। उन शहीद जवानों के ऊपर एक कौन सा दिवस मनाया जाता है? शौर्य दिवस। यही सीआरपीएफ की एक घटना, तालमेटला में 76 जवान शहीद हो गए नक्सलियों के छत्तीसगढ़ में, तालमेटला नामक स्थान पर। यहां पर तालमेटला स्थान है छत्तीसगढ़ में, जहां पर 76 जवान शहीद हो गए 2010 में। अप्रैल 2010 में ये 76 जवान शहीद हो गए तालमेटला में। इन जवानों की शहादत को लोग याद करता है। पुलवामा अटैक, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ की कहानी बहुत बड़ी कहानी है सर। इस फोर्स ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। अभी जो अब सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना जो चलाई है, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इन फोर्स वाले जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो या हमारी आर्मी हो, इन लोगों का काम सबसे पहले करना चाहिए सर। अरे लोग तरकारे इनको। अरे जो 9 महीने अपने घर से बाहर रहता है, इस देश की सेवा करता है, और जब वो 1 महीने के लिए आता है काम करने के लिए तो उसको ऐसे टरका दिया जाता है सर। कई हॉस्पिटलों में मैंने शिकायतें सुनी है, वो गलत है। मैं टॉपिक पे आता हूं सर। तो सर ये रन का कच्छ हो गया। अब हमारी बात आती है कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां थी हमारी, वो हो गई कौन सी? सिंधु नदी, नर्मदा, तापी। इन नदियों का जल 23% जल कहां पर गिर रहा है सर? अरब सागर में। और 77% जल नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जिसमें प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कोसी नदी, दामोदर नदी। इन जो नदियों का जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और ये जल 77% जल है कहां पर गिर रहा है? नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में। तो क्वेश्चन आएगा कि नदियों के माध्यम से अरब सागर में कितने प्रतिशत जल गिरता है? तो कितना प्रतिशत बताओगे सर? 23%। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल की खाड़ी में नदियों का जल कितने प्रतिशत गिरता है? 77%। अगर बंगाल की खाड़ी में नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं सर। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण।
अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो किसका नाम निर्माण करती है सर? ज्वार नदमुख का निर्माण, एक्चुअरी का निर्माण करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो ये सर 23% जल हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से हम कैसे डिवाइड करेंगे नदियों को। एक हो जाता है दोस्तों हिमालय पर्वत, उत्तर में स्थित है, तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियां, और दूसरा है दोस्तों दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। अब बात आती है, हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर देंगे, उत्तर भारत की प्रमुख नदियों। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। अरे जिंदगी को संघर्षों में से निकालना सीखो, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ऐसे नहीं करना है कि अभी यूपीएससी का पेपर में हम रह गए, अरे हम क्या करें सर, हमसे तो पहले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम तो अभी तैयारी करने लगे हैं। अरे तो भैया तेरे को किसने रोका है? वो 10 साल से तैयारी कर रहा है तो वो सेंसियस बजी रहा है। तेरे अंदर बुद्धि है, अपने जगाओ ना अपने हुनर को, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक हुनर होता है। अगर वो व्यक्ति उस हुनर को पहचान गया और उसी पर उसने अध्ययन करना चालू कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको रोक ले। 1 साल में फाइट कर देगा, 1 साल में। बहुत उदाहरण है ऐसे। किसी से तुलना मत करो सर। तुलना अगर आपको करना है, युद्ध अगर आपको लड़ना है तो अपने मन से युद्ध लड़ो, स्वयं से तुलना करो। अपने मन से द्वंद्व युद्ध चलने दो। 4 बजे जगने के लिए बोलता है, कौन होता है तू मुझे 4 बजे जगाएगा? मैं 3:30 बजे जगूंगा। ये होता है सर युद्ध। और कोई भी चीज को हासिल करने के लिए हमें युद्ध की सख्त आवश्यकता पड़ती है, और युद्ध को जीतने के लिए हमें शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत की आवश्यकता पड़ती है। और वो शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत केवल ध्यान से मिलेगी, योग से मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अरे अपने हुनर को जगाओ यार। आज मुझे 6 दिन हो गए तुमको समझाते समझाते। मुझे हर बच्चा पढ़ना चाहिए, रोज 4 बजे जगना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति करके रहना चाहिए। मुझे इंटरेस्ट आएगा सर, और जब मुझे इंटरेस्ट आएगा, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा सर। जगाओ अपने आप को, सोने मत दो, क्योंकि जो जाग गया सो पा गया, और जो सो गया सो खो गया। याद रखना। याद करोगे कभी कि सर ने कहा कि अपने मन पर अध्ययन करना है, स्वयं से युद्ध लड़ना है, किसी और से युद्ध नहीं। सिर्फ अपने जीवन में संघर्ष तो आते हैं। अरे तुम बोलोगे सर मेरी शादी हो गई सर, मुझे पढ़ने नहीं देती है। अरे भगवान ने तो भेजा ही उसको इसीलिए है, जेलोगे उसको? अरे शादी करने भी तो तुम ही गए थे, हैं? बाराती भी तो लेके गए थे। अरे भाई वो उसको भगवान ने भेजा है झेलने के लिए, वो नारी शक्ति है, वो तो देवी है साक्षात भैया। झेलोगे? शादी होती इसीलिए है। जगाओ अपने आप को, जगाओ अपने अंदर के हुनर को, और आज से ही चालू कर दो बदलने को, दुनिया को बदलने के इतिहास को लक्ष्य बना लो, और आज से पढ़ाई चालू कर दो जमकर, वो भी जमकर। और अपने मन पर योगा करो, मेडिटेशन करो, हर रोज करो। चाहे पहले 10 मिनट करो, फिर 20 मिनट बढ़ाओ, 30 मिनट बढ़ाओ, धीरे 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 आप आध घंटे अगर रोज मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं जो लक्ष्य की प्राप्ति होने से रोक दे सर। तो अब हम 2 भागों में बांट देते हैं इसको, उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब उत्तर भारत की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा आता है कि उत्तर भारत की नदियों को 3 अपवाय तंत्रों में बांट देते हैं सर। यानी हिमालय से उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां,
हिमालय से निकलने वाली नदियां। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रमुख रूप से हमारी 3 नदियां हैं। इन नदियों को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। ये 12मासी नदियां हैं सर। कैसी नदियां हैं सर? ये 12मासी, यानी कि हमेशा वर्ष भर बहती रहती हैं। अब वर्ष भर क्यों बहती रहती है? क्योंकि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो किस तरीका से फैला हुआ है सर? ऐसे फैला हुआ है। इस हिमालय पर्वत का विस्तार कैसे है? उत्तर से पूरब की ओर, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर इसका विस्तार है। और ये सबसे हाइट पर है पर्वत श्रृंखला, और ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो इस पर क्या है सर? इस पर क्या है कि हमेशा ग्लेशियर, यानी कि बर्फ, हमेशा वर्ष भर इस पर क्या है? बर्फ गिरती रहती है। वो बर्फ पिघल कर नदियों के माध्यम से जल का रूप लेकर हमेशा प्रवाहित रहता है। इसलिए इन तीनों नदियों को 12मासी नदी के नाम से जाना जाता है। और हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी अफवाह तंत्र। दूसरा है गंगा नदी अफवाह तंत्र। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख 3 ऐसी बड़ी नदी हैं जिनको हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये 3 नदियां हिमालय से निकल रही हैं। अब हिमालय में हम इन तीनों नदियों को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सबसे पहले दोस्तों हम इस सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, चीजों को रटना नहीं है, याद करना है। पहले भी मैंने आपको बताया, अगर चीजों को याद करोगे तो ठीक रहेगा। मैप पर समझना है, रटना नहीं है। चीजें को यह समझना है कि हमारी कौन सी चीज कहां से निकल रही है, कौन सी चीज कहां स्थित है। अगर एक बार आपके अंदर मैप समझ में आ गया, हिंदुस्तान का मैप अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने ले लिया क्या? सिंधु अफवाह तंत्र। अब सिंधु नदी के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। ये देखो दोस्तों, सिंधु नदी। दोस्तों, इस सिंधु नदी का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों पूरे विश्व में? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है सर विश्व में? विश्व में यानी कि तीनों देशों में बह रही है ये तो। चीन, भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों में सिंधु नदी का, पूरी जो सिंधु नदी है उसका, पूरी सिंधु नदी का क्षेत्रफल कितना हो गया? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। अब इसका हमारे भारत में कितना क्षेत्रफल है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो सर इसका हमारे भारत में क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी का विश्व में कितना क्षेत्रफल हो गया? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी का हमारे भारत में कितना क्षेत्रफल हो गया? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है दोस्तों कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो कहीं कहीं पर दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर मानते हैं, और इसकी एक्चुअली जो लंबाई माना जाता है वो दोस्तों सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दोस्तों? 2880 किलोमीटर।
मीटर। अब इसकी हमारे भारत में लंबाई है दोस्तों 1140 किलोमीटर। हमारे भारत में इसकी लंबाई कितनी हो गई 1140 किलोमीटर। और पूरी लंबाई सिंधु की कितनी हो गई 2880 किलोमीटर। इस नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि हमारी ये सिंधु नदी निकलती कहां से। तो दोस्तों इधर ये हमारा तिब्बत है, तिब्बत चीन में। पहले क्या था, ये तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र था, स्वतंत्र देश था, लेकिन चीन ने इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। अब यहाँ पर चीन की ही सरकार काम करती है। तो इससे चीन में, तिब्बत से चीन में एक मानसरोवर झील है सर। क्या है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील, इस मानसरोवर झील के निकट एक बोखरचू नामक स्थान है सर। क्या है, बोखरचू नामक स्थान। इस बोखरचू नामक स्थान, यहां पर कौन सी श्रेणी है, कैलाश श्रेणी। श्रेणी कौन सी हो गई सर, कैलाश श्रेणी। झील कौन सी हो गई, मानसरोवर झील। पठार कौन सा हो गया, तिब्बत का पठार। कौन सा पठार हो गया सर, तिब्बत का पठार। और स्थान कौन सा हो गया, बोखरचू नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम निकलता है। यानी कि इस बोखरचू नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम है। और ये हमारे भारत में लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश कर जाती है सर, ये लद्दाख में प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी। लद्दाख में होते हुए ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती हुई, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से बहती हुई पाकिस्तान के दो प्रांत है पाकिस्तान के, हमारे सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। तो पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत में या यहां से होकर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। हमारे जम्मू कश्मीर का जो लेह है वो इसी नदी के किनारे बसा है, लेह शहर। लेह शहर किसके किनारे बसा है, सिंधु नदी के किनारे। अब ये यहां से पाकिस्तान में होते हुए लास्ट में पाकिस्तान के कराची से होते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर गिर रही है सर, अरब सागर में। तो क्वेश्चन आ गया कि सिंधु नदी का टोटल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, 1140 किलोमीटर। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां से है, बोखरचू नामक स्थान, मानसरोवर झील, तिब्बत में कैलाश श्रेणी से निकलती है और भारत में लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और लेह से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पंजाब से होते हुए और ये पाकिस्तान के होते हुए और कहां, कराची होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर गिर रही है सर, अरब सागर में गिर रही है। अब इसका नाम देखो, यहां जम्मू कश्मीर से हमारे से लद्दाख से लेकर और इस बोखरचू तक इसका नाम खैर सिंगवान के नाम से जाना जाता है। खैर सिंगवान, सिंघवान, खैर सिंगवान यानी शेर मुख के नाम से जाना जाता है। तो चीन में इसका नाम क्या है, शेर मुख, सिरखंबान। सिरखंबान या शेर मुख के नाम से इसका नाम जाना जाता है। किसका, सिंधु नदी का। अब इस सिंधु नदी के कारण ही हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि प्राचीन काल में जब पुर्तगाली लोग आए, फिर डच आए, अनेक हमारी जातियां आई जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में व्यापार किया और व्यापार के बहाने से हमारे हिंदुस्तान को लूटा। तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को पुर्तगाली लोग सिंधुस्तान कहते थे। सैको है में परिवर्तन करने के बाद इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान। क्योंकि पहले पाकिस्तान किसमें था, हिंदुस्तान में ही था। और सिंधु नदी अधिकतर कहां बहती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो
पुर्तगाली लोग सिंधु नदी को सैको, वो तो क्या करते थे, थोड़ा तुतलाते थे, सैको है बोलते थे, तो इन्होंने सिंधु को हिंदू कह दिया क्योंकि इधर एक हिंदुकुश पर्वत था। तो इसके आसपास के क्षेत्र को इन्होंने सिंधुस्तान कहा और से को हे में परिवर्तन करने के बाद इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, बोखरछु नामक स्थान से मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी तिब्बत का पठार से निकल रही है। चीन में इसका नाम सिरखंडवान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। भारत के लद्दाख जिले में प्रवेश कर रही है। श्रीनगर होते हुए, लेह होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान के कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब दोस्तों इसकी जो महत्वपूर्ण, कुछ इसके महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो है गिलगित, श्योक, द्रास, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कहां पर हैं, अपने दाहिनी ओर। बाईं ओर आप देखोगे तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनको प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है। हमारे हिंदुस्तान की दृष्टि से इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिन नदियों का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। सबसे पहले उन 5 सहायक नदियों के हम आपको नाम बता देते हैं जो महत्वपूर्ण, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दोस्तों सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। झेलम नदी, इसको बितस्ता नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बितस्ता नदी। दूसरे नंबर पे आ जाता है रावी नदी। तीसरे पर आता है दोस्तों ब्यास। झेलम नदी, चिनाब नदी। दूसरे नंबर पे हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, चिनाब नदी ले लो आप, चिनाब नदी। तीसरे नंबर पर झेलम, चिनाब, रावी। चौथे नंबर पे ले लो ब्यास। क्रम से लेके चलते, 5वें नंबर पे हो जाएगा आपका सतलज नदी। ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। दोस्तों एक चीज बता देता हूं, जब 2 नदी जहां आकर मिलती हैं तो उस जलीय क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। उस जलीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। जैसे कई दोआब बनते हैं, रचना दोआब, बिस्ट दोआब, सिंधु सागर दोआब, इसी प्रकार के ये दोआब बन रहे हैं। और जहां पर 5 नदी आकर मिलती हैं उस स्थान को पंचनद या पंजाब कहते हैं। इसीलिए जो हमारे भारत का पंजाब राज्य है उसका नाम इसी कारण, इन 5 सहायक नदियों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पंजाब। क्योंकि 5 सहायक नदियां पंजाब प्रांत में आकर के मिल जाती हैं, उसी स्थान के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पंजाब। अब एक एक को लेते हैं हम सर। झेलम नदी। अब ये झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वो दोस्तों है बैरीनाग। बैरीनाग एक झील है। बैरीनाग झील जो कि पीर पंजाल श्रेणी पर है। सर किस श्रेणी पर है, पीर पंजाल श्रेणी। इस पीर पंजाल श्रेणी पर है। इस बैरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थान है। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहां से हो गया, बैरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थान है। इसको बितस्ता नदी भी कहते हैं। ये वही नदी है दोस्तों, झेलम नदी, जहां पर इस दुनिया का मैसिडोनिया का शासक सिकंदर, विश्व विजेता, उसको उसके साथ लोहा लेने वाला एक छोटा सा राजा पोरस, हिंदुस्तान का पोरस, पंजाब का, इस पोरस ने सिकंदर को घुटने पर ला दिया सर, इसकी छोटी सी सेना ने, और विश्व विजेता सिकंदर के सपने को चकनाचूर कर दिया। वो हिंदुस्तान को जीतना चाहता था, लेकिन एक छोटे से राजा पोरस की वजह से उसको वापस जाना पड़ा। यही झेलम का युद्ध हुआ था उनके बीच, जिसको हम बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम का उद्गम स्थान कहां से हो गया,
वेरीनाग झील कहां पर स्थित है? ये सर पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर उद्गम स्थान। इसके बाद दोस्तों आता है चिनाब नदी। चिनाब नदी हमारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। किससे निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से। अब ये हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकल तो रही है, लेकिन वहां ये दो धाराओं के रूप में प्रभावित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में ये कितनी धाराओं में प्रभावित है? दो धाराओं से मिलकर बन रही है। एक का नाम था चंद्रा और दूसरा का नाम है भागा। तो एक धारा चंद्रा भागा हो गई, एक हो गई भागा और एक तरफ चंद्रा। और जहां पर ये चंद्रा और भागा दोनों मिल जाती हैं, वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब नदी। क्या नाम हो जाता है सर? चिनाब नदी। रोहतांग दर्रा के पास से निकल रही है। कहां से निकल रही है? रोहतांग दर्रा के पास से चिनाब नदी। एक चंद्रा और एक भागा नदी, दो जल प्रवाहों के मिलने से इसका नाम क्या हो गया? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान भी कहां पर है? उत्तरांचल में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा के पास। अब इसके बाद आ जाता है हमारा ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के पास से निकल रही है। और ये ब्यास नदी, चिनाब के बाद रावी नदी भी हमारी रोहतांग दर्रा के पास से निकल रही है सर। रोहतांग दर्रा से राव नदी निकल रही है और राव नदी का उद्गम स्थान क्या हो गया? रोहतांग दर्रा के पास। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है ब्यास नदी। ब्यास नदी हमारा रोहतांग दर्रा से निकलकर सतलज नदी में मिल जाती है। किसमें मिलती है? ये सतलज नदी में। और ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी कहां से निकल रही है? राकस ताल झील। कहां से सर? राकस ताल झील। कहां पर है? कैलाश श्रेणी। कहां पर है सर? कैलाश श्रेणी, तिब्बत चीन में। राकस ताल झील कैलाश श्रेणी से सतलज नदी निकल रही है और सतलज नदी में ब्यास नदी मिल जाती है। और ये जो नदी आकर फिर कहां पर मिलती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी कहां पर गिर जाती है? अरब सागर में। ये सिंधु नदी है सर। इसकी सहायक नदी कितनी है? हमारे हिंदुस्तान की दृष्टि से 5 सहायक नदियां, और इसकी और भी ट्रांस हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां हैं। गिलगित नदी, श्लोक नदी। इसमें एक काबुल नदी है अफगानिस्तान की, जो काबुल नदी है वो भी इस सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी काला नदी, सियोत नदी, काफी इसकी सहायक नदियां हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जो ये 5 सहायक नदियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार इन 5 सहायक नदियों का उद्गम स्थान बता देता हूं। हमारा सबसे पहले झेलम, जो वेरीनाग झील नामक स्थान पर पीर पंजाल की श्रेणी से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। चिनाब नदी 2 चंद्र धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास से। और ये आगे इसका उद्गम स्थान है। ब्यास नदी का स्थान रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी हमारी राकस ताल झील चीन से निकल रही है। इस प्रकार दोस्तों हमने हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियों में से सिंधु नदी के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगले टॉपिक में हम गंगा नदी अपवाय तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाय तंत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।